आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। गणित की शुरुआत ही इस टॉपिक से होती है। इस टॉपिक को पढ़े बिना हम गणित की यानी कि मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे इस वीडियो कोर्स की ये खासियत है कि एक तो मैं फुल डिटेल से कोर्स करवाऊंगा, छोटी से छोटी चीज भी आपके सामने खोल के रखूंगा, ठीक है। दूसरी खासियत यह है कि मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को साथ लेके चलूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला समुच्चय है, जो पहला सेट है वो है नेचुरल नंबर, वो है नेचुरल नंबर, ठीक है ना। जो पहला समुच्चय है वो है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो प्राकृत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है, इसको डिस्कवर किसने किया था, इसकी खोज जो है वो किसने की थी? इसकी खोज की थी पाइनोज ने। पाइनोज नाम का एक मैथमेटिशियन था। इसने इसको बताया था कि नंबर सिस्टम होता क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन किसने बताई थी? पाइनोज नाम के एक मैथमेटिशियन ने बताई थी। तो पाइनोज ने अपने वर्डिंग में क्या बोला? पाइनोज के अनुसार यह बात हुई कि वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग में लाने वाली संख्याएं या प्रयोग में लाई जाने वाली संख्याएं, प्रयोग में लाई जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। टू काउंट द नंबर विच वी आर यूजिंग टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए नंबर हम यूज कर रहे हैं, उन्हीं संख्याओं को, उन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। किसने दिया? पाइनोज ने। और नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और एन होता क्या है? अब ध्यान से सुनिए। 1 2 3 4 और आगे तक चलता जाता है। किसी भी समुच्चय को, किसी भी कलेक्शन को आप हमेशा इस ब्रैकेट से, इंग्लिश में इस ब्रैकेट का नाम है कर्ली ब्रेसेस और हिंदी में इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट। तो इसको मंझला ब्रैकेट से या कर्ली ब्रेसेस से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ना इसको छोटे ब्रैकेट से, ना इसको बड़े ब्रैकेट से। अब यहां मैंने आपको बताया कि मैं छोटी से छोटी बातें आपको बताने वाला हूं। ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रेसेस। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट बोल दो, चाहे स्मॉल ब्रेसेस बोल दो, यानी कि छोटा ब्रैकेट, ठीक है ना, छोटा ब्रैकेट। एक होता है इस तरीके का, एक ये होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रेसेस या बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना, स्क्वायर या बड़ा, स्क्वायर या बड़ा, ठीक है। तो जो किसी भी समुच्चय को, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो मंझला ब्रैकेट से ही करते हैं, और उसमें जो संख्याएं लिखी जाती हैं, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं वो कॉमा से सेपरेट करते हैं, उनको कॉमा से हम अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो भी गलत कर देते हैं। इस समुच्चय के अंदर लास्ट में अनंत लगा देते हैं। इस समुच्चय के अंदर अनंत नहीं है, अनंत यानी कि इनफाइनाइट, इस समुच्चय के अंदर इनफाइनाइट शामिल नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है, अनंत एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, और प्राकृत संख्याएं वो हैं जो वस्तुओं को गिनी जा सके। तो अनंत तक कोई चीज गिनी नहीं जा सकती है, इसलिए इनफाइनाइट जो है वो इस नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इसके अंदर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न ये नहीं आता। इसके अंदर डेसिमल यानी कि पॉइंट्स वाली संख्याएं नहीं आती। इसके अंदर वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता वो नहीं आती, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, ये कह दो कि वर्गमूल ही नहीं निकलता,
ठीक है, ये ऐसी संख्याएं इसके अंदर नहीं आती। अब आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। कई बार आपको ये पूछ लिया जाता है कि रूट 36 वर्गमूल 36 प्राकृत संख्या है या नहीं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कई बार आप लोग दिमाग लगा लेते हो ज्यादा कि अंडर रूट 36 जो है वो प्राकृत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है या नहीं, हमसे ये पूछा है। आप सोचते हो कि अंडर रूट 36 का मान तो 6 होता है और 6 तो इस सीरीज में आगे चल के आ जाएगा, इसका मतलब 6 तो प्राकृत संख्या में है, तो आप इसको बोल देते हो यस, और यहीं आप गलती करते हो। ध्यान रखना, किसी भी संख्या के ऊपर वर्गमूल होता है, किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर रूट होता है तो उसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है, उसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है। यानी कि अंडर रूट 36 की जो वैल्यू है वो प्लस का 6 भी है और माइनस का 6 भी है। तो आप ये देखिए, प्लस का 6 तो इसमें एग्जिस्ट करता है लेकिन माइनस का 6 इस अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। प्राकृत संख्याओं के अंदर नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये हमारा पहला समुच्चय था नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए दोस्तों, सेकंड जो सेट है हमारा वो है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अब आपको एक बात बता दूं, ये बहुत इजी सा है। होल नंबर जो है इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को किससे निर्देशित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल W से। और जो ये W है इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आ गई 0 1 2 3 4 और ये आगे की तरफ चलता जाता है। अब आप कहोगे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या फर्क है, तो आप लोगों को बता दूं, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है जो आपको दिख रहा होगा। देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये 1 से लेके आगे तक जितने तक भी ये चलेंगी संख्याएं, ये क्या था? नेचुरल नंबर था। ये क्या था? नेचुरल नंबर। ये क्या था? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। जब हम नेचुरल नंबर में 0 जोड़ देते हैं या और शामिल कर देते हैं 0 को, तब ये हमारा जो सेट है, हमारा जो समुच्चय है, ये क्या बन जाता है? W बन जाता है, यानी कि होल नंबर बन जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाता है। इतना ही फर्क था। यानी कि केवल एक संख्या, कौन सी? केवल एक संख्या 0 यानी कि 0 है जो n को W से अलग करती है। देखो, यानी कि नेचुरल नंबर में और W में क्या फर्क है, प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में क्या फर्क है? सिर्फ और सिर्फ 0 का फर्क है। बाकी सभी के सभी रूल सेम है। पॉइंट वाले नंबर भी इसमें शामिल नहीं होते, पॉइंट वाले नंबर शामिल नहीं होते, भिन्न जो हैं वो भी शामिल नहीं होती, वर्गमूल जो है वो भी शामिल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर शामिल होते हैं। लेकिन इसके साथ क्या बन जाती है? 0 जो है वो मिल जाती है। तो ये हमारा दूसरा समुच्चय था, यानी कि पूर्ण संख्या। इसके बाद हमारा जो तीसरा समुच्चय है, तीसरा जो समुच्चय है वो है पूर्णांक। हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक और इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है W से, सॉरी Z से। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है Z से। अब एक बात आपके दिमाग में यहां आती होगी कि जब हमने प्राकृत संख्या किया यानी कि नेचुरल नंबर किया तो उसको हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल N से। उसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया था? कैपिटल N से, यानी कि नेचुरल N आ गया। यहां W है, होल नंबर, तो W आ गया। आप लोगों के दिमाग में एक छोटी सी एक शंका आती होगी कि यहां इंटीजर I से होना चाहिए था, Z से क्यों? तो आपको एक बात बता दूं कि जो पूर्णांक है यानी कि जो इंटीजर्स है, इसकी जो खोज है, इसकी जो खोज है एक जर्मन यानी कि जर्मनी का एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जहलीन, जिसका नाम था जहलीन। तो उसने अपने नाम से इस चीज का पेटेंट करवाया है, यानी कि Z से उसका नाम स्टार्ट हो रहा था, जहलीन। तो उसने इंटीजर्स को स्टार्ट किया था, परिभाषित किया था, डिफाइंड किया था, खोज की थी इसकी।
तो उसने अपने नाम से इस चीज को पेटेंट करवा दिया, यानी कि z से हम इंटीजर को शो करते हैं। ठीक है, अब ये z क्या है, ध्यान से सुनना। z के अंदर माइनस की संख्याएं आती हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक। यानी कि जो इंटीजर है, यानी कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं, सेम टू सेम होल नंबर ही है, सेम टू सेम प्राकृत संख्याएं ही है, लेकिन फर्क क्या है, ये यहां 0 तक था, ये 0 तक था। होल नंबर जो था वो कहां था, 0 तक था। होल नंबर जो था वो क्या था, 0 तक था। 0 के बाद जो माइनस के नंबर आ गए वो भी शामिल हो गए। रूल वही है, माइनस से लेके प्लस तक की सभी संख्याएं इसमें शामिल है। कौन सी संख्याएं, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर, यानी कि गिनने वाली संख्याएं, लेकिन इसमें माइनस के ऑब्जेक्ट्स भी शामिल हो गए। सेम रूल आता है इसके लिए भी, यानी कि पूर्णांक के लिए भी जो है वो सेम रूल आता है। देखिए, पॉइंट्स की संख्याएं इसमें शामिल नहीं होती, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न इसमें शामिल नहीं होती, वर्गमूल यानी कि अंडर रूट इसमें शामिल नहीं होता, पूर्णांक के अंदर शामिल नहीं होता। तो ये था मेरा पूर्णांक, ये क्या था, पूर्णांक। अब आपने अभी तक 3 सेट पढ़े हैं, अभी तक हमने 3 सेट पढ़े हैं। पहला पढ़ लिया नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं, दूसरा पढ़ लिया हमने होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, तीसरा हमने पढ़ लिया पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, जो समुच्चय है नेचुरल नंबर का, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा समुच्चय कौन सा है, W, होल नंबर, और इससे बड़ा समुच्चय क्या है, Z यानी कि इंटीजर। ये 3 चीजें ध्यान रखना। नेचुरल नंबर सबसे छोटा, उसमें 0 मिला दी तो क्या बन गया, होल नंबर, फिर उसमें 0 मिला दी तो क्या बन गया, इंटीजर, उसमें 0 बना दी तो उसमें नेगेटिव नंबर्स मिला दिए तो क्या मिल गया, इंटीजर्स मिल गए। ये ध्यान रखना है आपको। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, N सबसेट ऑफ W सबसेट ऑफ Z। ये जो सिंबल है इसको इंग्लिश में बोला जाता है सबसेट। ये क्लास 11th के अंदर आता है वैसे तो, लेकिन कहीं आपको बुक्स में मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए, ये जो सिंबल है, ये वाला C का जो सिंबल है, ये है सबसेट का, और हिंदी में इसको बोला जाता है उपसमुच्चय। हिंदी में इसको बोला जाता है उपसमुच्चय। इसका मतलब ये होता है कि W बड़ा सेट है तो ये इसका सबसेट है, N जो है वो W का सबसेट है, W जो है वो Z का सबसेट है, W जो है वो किसका सबसेट है, Z का सबसेट है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 3 सेट पढ़े हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। छोटे छोटे जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से आपका पूरा बेसिक लेवल जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन से, ऐसे 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं बड़े बड़े, इनसे आपको सारा बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किन चीजों में क्या फर्क है, कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। यदि A तथा B कोई 2 प्राकृत संख्याएं हो तो हमें गिवन क्या है कि A और B क्या है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं बच्चे क्या होता है, नेचुरल नंबर। A और B क्या हैं, 2 प्राकृत संख्याएं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या A प्लस B सदैव प्राकृत होंगी। आपको यह बताना है कि अगर A और B 2 अलग अलग नेचुरल नंबर हैं तो क्या उनको जोड़ने से, यानी कि A प्लस B ये भी नेचुरल बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है, A अगर मैंने लेट किया 5 और B मैंने लेट किया 3, ठीक है ना, मान लिया मैंने A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 3 है, तो 5 और 3 8 बनेगा, प्राकृत ही बनेगा। तो ये आपकी बड़ी हाँ है, यानी कि ऐसा होगा कि अगर 2 नंबर प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो उनको जोड़ने से भी प्राकृत संख्या आएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं, क्या A माइनस B सदैव प्राकृत होंगी। क्या A माइनस B सदैव प्राकृत होंगी। देखिए,
5 और 3 मैं मान के चला, अगर आप इसको 5 और 3 मानते हो तो 5 में से 3 गया, 2 आ गया, तो ये इसके लिए हाँ हो गया। लेकिन यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि दो संख्याओं को घटाने पे वो प्राकृत हो सकती है या नहीं। देखिए इसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। अगर आप a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 लेते हो, a की वैल्यू 5 ली पहले, b की वैल्यू 3 ली, अगर आप पहले ही कंडीशन लेते हो तो आपके पास a माइनस बी यानी कि 5 माइनस 3 बन गया 2, इसके लिए तो ये हो गया यस। लेकिन अगर आपने a को 3 मान लिया और b को 5 मान लिया तो बच्चे ये 3 माइनस 5 यानी कि -2 बन गया, और इसके लिए क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहां एक वर्ड यूज हो रहा है सदैव, यानी कि ऑलवेज, यानी कि हमेशा। तो क्या a माइनस बी ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा? ऑलवेज ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, ऑलवेज ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। कब होगा? कब होगा? जब a बड़ा हो b से, तब तो ये होगा यस, ठीक है ना, और जब a छोटा हो b से तब ये होगा नो। ये बात का ध्यान रखना है। अब ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, हमें पता तो है ही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल बातें हैं। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या a गुणा b, a मल्टीप्लाई b सदैव प्राकृत होंगी? a मल्टीप्लाई b जो है वो सदैव प्राकृत होंगी। ये हमसे पूछा है कि a और b दोनों नेचुरल नंबर हैं, इनको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, इनका अगर हम गुणा कर दें तो क्या ये प्राकृत संख्याएं होंगी? तो बिल्कुल होंगी भाई। हम 5 इंटू 3 मान ले, चाहे 3 इंटू 5 मान ले, तो ये बिल्कुल प्राकृत संख्याएं होंगी, ठीक है ना, बिल्कुल ये प्राकृत संख्याएं होंगी। फिर अगली बात, क्या a भाग b, या इसको कहते हैं a बटा b, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, a भाग b या a बटा b सदैव प्राकृत होंगी? सदैव प्राकृत होंगी? तो ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, उसमें भिन्न नहीं बनती, उसमें भिन्न नहीं बनती। ध्यान से सुनिए, अगर आप 5 में 3 का भाग देते हो, 5 में 3 का भाग देते हो तो ये भिन्न बन गई। आप 5 की जगह 6 लेते, तब 6 बटा 3 आपका बन जाता 2, तब तो ये प्राकृत संख्या होती, तब ये क्या होती, प्राकृत संख्या होती। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होगा, सदैव यानी कि ऑलवेज ऐसा नहीं होगा। ये हर बार भाग पूरा पूरा, डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये कंडीशन आपकी नहीं है, ठीक है। एक लास्ट इसकी कंडीशन जो आपने सोची नहीं होगी कि मैं पूछूंगा या नहीं, देखिए, क्या a की पावर b, a की घात b सदैव, a की घात b सदैव प्राकृत होगी? a की घात b सदैव प्राकृत होगी, सदैव नेचुरल नंबर होगा। एग्जाम्पल देता हूं इसका एग्जाम्पल लिया, देखो 3 की पावर 5, इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना। चाहे आप बड़ी संख्या नीचे लिख लो, 5 की पावर 3, इसका मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये संख्याएं क्या है, इसको सॉल्व करोगे कोई ना कोई बड़ा नंबर जरूर आएगा, लेकिन आएगा तो काउंटिंग नंबर में से ही आएगा ना, आएगा तो काउंटिंग नंबर में से ही, तो वो नेचुरल नंबर होगा। तो ये हमने छोटी सी एक एक्सरसाइज करी थी कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से, भाग करने से, घात बनाने से, पावर बनाने से वो नेचुरल नंबर होते हैं या नहीं होते। अब इसी तरीके का एक एक्सरसाइज हम और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो तो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन मैंने सेट बदल दिया। अब सेट बदलने से क्या क्या बदलता है वो देखते हैं। पूर्णांक का मतलब आपको पता ही है, इंटीजर्स, ठीक है ना। पूर्णांक का मतलब क्या है, इंटीजर्स। यदि हमारे पास a और b दो पूर्णांक हैं, यानी कि दो इंटीजर्स गिवन है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने वही लेना है, क्या a प्लस b सदैव पूर्णांक होंगे? a प्लस b सदैव पूर्णांक होंगे। देखिए दो चीजों को जोड़िए आप, पूर्णांक को ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में पूर्णांक ध्यान रखना है, इंटीजर्स को ध्यान रखना है कि माइनस के नंबर भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकती है, प्लस के नंबर भी हो सकते हैं।
इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होती है और प्लस के नंबर भी होते हैं। तो अगर आप दो चीजों को जोड़ोगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो आंसर तो काउंटिंग में से ही आना है। तो ये बड़ी सारी यस है, ठीक है ना। हमेशा दो संख्याओं को जोड़ने से एक संख्या ही आएगी, एक पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, क्या a माइनस बी सदैव पूर्णांक होंगे? क्या a माइनस बी सदैव पूर्णांक होंगे? देखो, दो चीजों को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब दोनों नंबर चाहे प्लस के हो चाहे दोनों नंबर माइनस के हो, चाहे एक जीरो हो चाहे दोनों ही जीरो हो, तो जो नंबर आएगा वो उसी समुच्चय में से आएगा। दोनों माइनस के नंबर लोगे तो भी वो उसी समुच्चय में आएगा, दोनों प्लस के नंबर लोगे तो भी वो उसी समुच्चय में आएगा, उसी सेट में आएगा, यानी कि इंटीजर्स ही बनेगा। इसमें ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत भी नहीं है। तो ये भी आपकी हाँ है, यानी कि हमेशा ये क्या होगा, पूर्णांक होगा। तीसरी बात क्या है, क्या a इंटू बी सदैव पूर्णांक होंगे? a इंटू बी सदैव पूर्णांक होंगे, ये आपको देखना है। तो अब आप इसको करके देखिए, a इंटू बी बहुत सिंपल है। a का मान 0 रखो, b का मान 5 रखो, तो 0 इंटू 5 0 आ गया, पूर्णांक है। a का मान -5 रखो, b का मान 5 रखो, तो -5 गुणा 5 रखा, माइनस का 25 आ गया, है पूर्णांक। तो ये हर हालत में पूर्णांक ही होगा, दोनों को प्लस मान के चल लो, सेम कंडीशन आ गई। 5 3, तो 5 इंटू 3 क्या बन गया, 15 बन गया, पूर्णांक है, ठीक है ना। हर बार ये पूर्णांक होगा, तो ये बात आपकी सत्य है, यानी कि ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ। यहां सोचना पड़ेगा, ध्यान से सोचना, क्या a डिवाइडेड बाय b, a भाग b, या इसको ऐसे लिखते हैं हम a बटा b, कैसे ही लिख लो चाहे, ठीक है ना। a बटा b सदैव पूर्णांक होंगे? क्या a बटा b सदैव पूर्णांक होंगे? अब ध्यान से सुनिए, सेम वही कंडीशन। a बटा b का मतलब ही क्या है, a बटा b का मतलब है 0 बटा 5 माइनस 3 बटा 5 प्लस 3/5, ऐसी चीजें मान लो, तो ये पूर्णांक नहीं होंगे, ये पूर्णांक नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था फ्रैक्शंस वगैरह जो है वो नहीं आती हैं। अब 0/5 करोगे तो 0 आएगा, ये तो पूर्णांक है, इसके लिए तो बात ट्रू है, लेकिन इन दोनों के लिए ट्रू नहीं है, इन दोनों के लिए ट्रू नहीं है। तो जो डिवाइड की जो कंडीशन है उसमें हमेशा पूर्णांक नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब मैं यहां आपको एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूं। यहां मैंने एग्जांपल लिया 0/5, यहां मैंने एग्जांपल लिया 0/5, इसका आंसर आ गया 0। ये सभी को पता है कि 0 जब न्यूमरेटर में यानी कि अंश में होती है, देखो भिन्न हमारी ये होती है, भिन्न क्या है, अंश बटा हर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होती है भिन्न। तो जब आपकी 0 ऊपर होती है, नीचे चाहे कोई भी नंबर हो, इसका आंसर हमेशा 0 आता है। ये बात आप सभी को पता है, लेकिन आप लोगों को में से कुछ को ये बात नहीं पता होगी शायद कि 7/0 करूं, यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे वाले पार्ट में, हर में अगर मैं 0 लिखता हूं तो ये हमारा आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट, ये आता है अनंत। कई लोगों को अगर ये पता है तो ये नहीं पता होगा, गारंटी है 0/0, 0/0, यानी कि ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया। अब यहां ध्यान से सुनना, जब न्यूमरेटर में यानी कि अंश में और हर में दोनों में 0 आ जाए तो क्या आएगा, इस चीज को बोलते हैं अनिर्धार्य रूप, अनिर्धार्य रूप। अपरिभाषित भी बोल देते हैं, यानी कि जिसको अभी तक परिभाषित नहीं किया, इंग्लिश में बोल देते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म, यानी कि इन चीजों को अभी तक बताया ही नहीं गया है, इनका अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है, किसी ने निकाला ही नहीं है। इन द फ्यूचर हो सकता है मैं निकाल दूं, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है ना। अभी तक इनका कुछ पता नहीं है कि ये क्या चीजें हैं। जब चीजें 0/0 आती हैं तो ये अनिर्धार्य रूप आता है। जिन्होंने 11th-12th की मैथ्स पढ़ी है उनको पता होगा शायद। नेक्स्ट है 5th पार्ट, क्या a की पावर b सदैव पूर्णांक होंगे?
ए की पावर बी। अब मैं आपको इसमें एग्जाम्पल से समझाता हूं। ए की पावर बी में हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अगर आप ए और बी पॉजिटिव लेते हो, 5 की पावर 3 लिया तो 5 × 5 × 5, ये बात आपकी सही होगी, पूर्णांक हो गया। अगर आपने 5 की पावर -3 लिया, 5 की पावर -3, पावर अगर हमने माइनस की ले ली तो ये बन गया 1/5 की पावर 3। बन गया कि नहीं बन गया? पावर जो माइनस होती है उसको नीचे लाने के लिए, यानी कि प्लस में लाने के लिए फ्रैक्शन के वो नीचे आ जाता है, भिन्न के नीचे आ जाता है। अब बच्चे ये बन गया 1/5 × 5 × 5, ये बन गया 1/125। ये भिन्न आ गई, क्या आ गई? फ्रैक्शन आ गई। और फ्रैक्शन हमारी नेचुरल नंबर पूर्णांक में नहीं होती, इंटीजर्स में नहीं होती। तो इसके लिए ये बात नो है, यानी कि नहीं है। हमेशा ये बात पूर्णांक में नहीं आएगी। अब यहां भी आपको एक बात एक्स्ट्रा बता देता हूं कि जो 0 की पावर 0 होती है, देखो ए को भी 0 मान लो और बी को भी 0 मान लो, 0 की पावर 0 होती है, ये भी अनडिफाइंड फॉर्म है। क्या है? ये भी अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। ठीक है ना, ये भी क्या है? अपरिभाषित है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज हमने 3 सेट पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, और इनके हम कुछ क्वेश्चंस किए हैं। हमने इसकी कुछ छोटी छोटी बेसिक क्लियर करने के लिए हमने एक्सरसाइज किए हैं। यानी कि अभी तक हम ट्रैक पे नहीं आए हैं, अभी तक हम अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पे नहीं आए हैं, और अगली 2 वीडियो में हो सकता है हम अगले लेवल पे ना आए, लेकिन ये बेसिक चीज़ें सभी को आनी चाहिए, सभी को इसका ज्ञान होना जरूरी है। तभी जो है वो आप बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समुच्चय के साथ। संख्या पद्धति अभी कंप्लीट नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है, हो सकता है 15 से 20 वीडियो इसकी बने। ठीक है दोस्तों, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर को दोस्तों हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। अब ये होती क्या है, थोड़ा सा डिटेल से समझिए। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसकी मैं पहले परिभाषा यानी कि डेफिनेशन लिख दूं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। देखो यहां मैंने एक ब्रैकेट के अंदर खाली जगह छोड़ दी, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, अब यहां मैंने ब्रैकेट के अंदर एक खाली जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहां मैं ये लिखने वाला हूं P बिलोंग्स टू इंटीजर। P बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि पूर्णांक। Z यहां पे क्या है? पूर्णांक। पिछली वीडियो में मैं ये सारी बातें बता गया हूं। और Q बिलोंग्स टू Z। Q भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि इंटीजर होना चाहिए। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, Q डज नॉट बिलोंग्स टू 0, यानी कि Q नहीं होना चाहिए 0। Q जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है, यानी कि इस भिन्न का जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है, ध्यान से समझिए इसको। ऐसी संख्याएं जिनको हम किसी फ्रैक्शन में, किसी भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहां ये है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि नीचे वाला नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल्स देता हूं जिससे आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगी। देखिए पहला एग्जाम्पल तो यही देता हूं कि मैंने लिखा 5/0। मैंने क्या लिखा? 5/0। अब यहां मैंने आपको बता दिया कि 5/0 लिखा, तो आपको पहली वीडियो के अंदर मैं ये बात बता के गया था कि जब 0 डिनोमिनेटर में आती है, यानी कि 0 जब हर के अंदर आती है तो इसका मान हो जाता है अनंत। इसका मान हो जाता है अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है ना, इसका मान अनंत हो जाता है। और अनंत कोई भी नंबर होता ही नहीं है। अनंत कोई भी नंबर नहीं होता। अनंत ना तो प्राकृत संख्या होती है, ना पूर्ण संख्या होती है, ना पूर्णांक होता है। अनंत तो भगवान है भाई।
अनंत कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं आनी चाहिए अगर हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो। एक एग्जाम्पल मैं दे दूं अब आपको परिमेय संख्याओं के, बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए। मैंने लिखा 5/7, मैंने लिखा 7/7, मैंने लिखा -5/7, मैंने लिखा 0, मैंने लिखा 0/7, मैंने लिखा √16, ठीक है, मैंने लिखा √4, मैंने लिखा √9। इस तरीके से ये नंबर्स मैंने लिखे और मैंने लिखा 5.67, ऐसे नंबर। ये सभी जो है एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी जो है उदाहरण हैं परिमेय संख्याओं के, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम भाग में यानी कि भिन्न में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है, परिमेय संख्याएं। अब यहां एग्जाम्पल में कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाली हैं, ध्यान से समझना। देखिए 5/7 ऑलरेडी P/Q है, 7/7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो वो भी क्या है, P/Q है। ये ऑलरेडी P/Q है। माइनस प्लस का यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई संख्या प्लस की होनी चाहिए या माइनस की होनी चाहिए, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। 0 अकेली हो तो भी ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। 0/7 इसका मान भी क्या है, 0 ही है। 0/7 होता ही क्या है, 0 ही होता है। 0/7 क्या होता है, 0 ही होता है। ये क्या है, परिमेय संख्या। अब यहां मेन बात आती है, √16 का मतलब है +-4, प्लस का 4 भी और माइनस का 4 भी। तो बेटा अकेला 4 हो, चाहे वो प्लस का चाहे वो माइनस का, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या ये संख्या P/Q के फॉर्म में नहीं आई? देखिए दोनों ही संख्याएं P/Q के फॉर्म में आई हैं। इसी तरीके से √4 को मैं लिख सकता हूं +-2, यानी कि और खोल के लिखें तो 2/1 यानी कि -2/1, ये दोनों भी क्या है, P/Q की फॉर्म में है। इसी तरीके से √9 को लिख सकता हूं +-3, यानी कि माइनस और प्लस 3/1 और -3/1। अब ऐसी संख्याएं जो डेसिमल नंबर हो यानी कि दशमलव संख्याएं हो, तो पॉइंट हटाते हैं, 00 लगाते हैं। पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होंगी उनको उतनी 0 नीचे लगा देंगे। अब ये नंबर बन गया 567/100, ये नंबर बन गया परिमेय संख्या। तो ये तो थी इसकी एक आसान सी डेफिनेशन और इसके आसान से एग्जाम्पल। लेकिन इसकी एक बड़ी शर्त है, परिमेय संख्या होने की एक बहुत बड़ी शर्त है। क्या कंडीशन है? दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का होना चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन है। अब अंग्रेज कहेंगे यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, या आपने प्योर हिंदी में लिख दिया। और कई लोग हिंदी मीडियम वालों को ही नहीं पता कि शांत क्या होता है या समान आवर्ती क्या होता है। तो इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। दशमलव प्रसार का मतलब होता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल को खोलने की बात कर रहा हूं मैं। डेसिमल एक्सपेंशन शांत या समान आवर्ती का होना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में लिख ही देता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन शुड बी टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन शुड बी टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग और समान आवर्ती का मतलब है रिकरिंग या रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है ना? तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग या रिपीटिंग होना चाहिए। अब ये जो मैंने यहां हिंदी और इंग्लिश लिखी, ये जिन लोगों को मैथ्स की लैंग्वेज नहीं आती है उनके लिए तो ये उर्दू के बराबर है, उनको तो ये कुछ भी समझ नहीं आया। इसके मैं एग्जाम्पल्स देता हूं, आप ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा 100%। एग्जाम्पल देखिए, यहां देखिए एग्जाम्पल देखिए आप सभी। बेटा मैंने लिखा 5.3333, ये संख्या 5.3333, या मैंने ऐसे लिखा
5.325, 325, 325, 325 और ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, ये नंबर। इन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझिए। पहली बात तो ये संख्या, अगर मैं यहां सिर्फ ये लिखूं 5.325 और आगे ये ऐसे डॉट 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 ना लगाऊं, ठीक है ना, 3 तरीके के एग्जाम्पल यहां मैंने लिख दिए, तीनों से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, अगर संख्या के बाद, डेसिमल नंबर के बाद यहां डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये शांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। शांत का मतलब आप समझ सकते हो, इसको याद करने का तरीका है शांत। शांत समझते हो? साइलेंट, बिल्कुल शांत। ध्यान रखना, शांत नहीं है ये वैसे तो, लेकिन आपको याद करने का मतलब है कि पॉइंट के बाद ऐसा डिवाइड जो कि शांत हो जाए, साइलेंट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब समझते ही हो आप, टर्मिनेट का मतलब होता है फिनिश होना। तो ऐसा कोई डिवाइड जो पॉइंट लगने के बाद फिनिश हो जाए, चलता ना जाए। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बच्चों मैंने लिखा 57 में 10 का डिवाइड किया तो ये बन गया 5.7। अब ये आगे नहीं चलेगा, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया ये। तो ऐसी संख्याएं देखो, 5.7 को 57/10 लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो खत्म हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं पॉइंट के कुछ अंकों बाद, कुछ डिजिट्स के बाद, अगर आपका डिवाइड जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो फिनिश हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो ऐसा नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। ऐसा नंबर जो होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर। ठीक है, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, अगर ये डॉट 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 चलता जा रहा है, अगर ये डॉट डॉट चलता जा रहा है तो कंडीशन है आवृत्ति होनी चाहिए समान। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटिशन। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन या रिकरेशन। तो यहां रिकरिंग और रिपीटिंग यहां लिख दिया मैंने। आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? समान। देखो 3333, एक सेम ऑर्डर रिपीट होना चाहिए। देखो 325, 325, 325, 325, ये देखो सेम ऑर्डर रिपीट हो रहा है। यानी कि अगर आपका डिवाइड लगातार चलता ही जा रहा है काफी अंकों तक, पॉइंट के बाद अगर आपका डिवाइड काफी अंकों तक चलता जा रहा है तो वो एक सेम ऑर्डर में रिपीट होना चाहिए। अगर अंक सेम ऑर्डर में, सेम एक पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये जो अंक हैं, ये जो संख्याएं हैं, ये क्या है? रेशनल नंबर हैं। समान आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, और शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग। तो ये इसकी सबसे बड़ी कंडीशन थी। परिमेय संख्या क्या होती है? अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ ले, सिर्फ परिभाषा, तो परिभाषा तो सिर्फ यही है, ऐसी संख्या जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और जिनमें q क्या ना हो, 0 ना हो। इसकी सबसे बड़ी कंडीशन है कि दशमलव प्रसार जो है वो शांत होना चाहिए। अब आप एक बात और समझ लेना ध्यान से कि यहां मैंने √16 लिखा, 4 आ गया प्लस माइनस का, √4 लिखा +-2 आ गया, √9 लिखा +-3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां एग्जाम्पल में लिखूं √3, √2, √5, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके अंडर यानी कि वर्गमूल पूरे पूरे नहीं निकलते हैं। देखिए ये 16 का रूट 4 पूरा पूरा निकलता है, 4 का रूट 2 पूरा पूरा निकलता है, 9 का रूट 3 पूरा पूरा निकलता है। ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल या स्क्वायर रूट पूरे पूरे नहीं निकलते हैं, फिनिश नहीं होते हैं, पॉइंट के बाद चलते जाते हैं, ये एग्जाम्पल नहीं है परिमेय संख्याओं के, ये परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल नहीं है। तो कुल मिला के ये आपका जो है फुल डिटेल थी आपके सामने रेशनल नंबर की, परिमेय संख्याओं की। अब हम करते हैं इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। देखिए सेकंड पार्ट है आपके सामने इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अब ये क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट है। वो रेशनल था, ये इर्रेशनल है, वो परिमेय था, ये अपरिमेय है। तो जो जो कंडीशन उसमें थी उसका जस्ट अपोजिट यहां पे होगा। तो इसकी जो अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं
किया जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब कई बच्चों का यहां डाउट आता है कि सर आपने √16 को लिख दिया +-4 और आपने ये बोला कि -4/1 भी लिखा जा सकता है, 4/1 भी लिखा जा सकता है, इसलिए ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बताया कि √3 लिखें या √2 लिखें तो ये परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि आपने बोला कि इनको p बटा q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। देखिए इनके नीचे भी आप 1 लगा सकते हो। कई लोगों का यहां डाउट क्रिएट हो जाता है, देखिए इसके नीचे भी हम 1 लगा दें तो ये p बटा q बन जाएगा। नहीं भाई, इस बात का खास ध्यान रखना है कि √3 और √2 की वैल्यू लिखने के बाद इसका लास्ट जो आंसर आएगा वो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। जैसे मैं आपको बता दूं, √2 का मान होता है 1.414,285 और आगे ये चलता जाता है। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हैं डेसिमल के बाद यानी कि दशमलव के बाद कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई सेम ऑर्डर नहीं है। 4 1 4 जरूर आया, 4 1 के बाद अगर 4 1 फिर 4 1 फिर 4 1 इस तरीके से आता तो हम इसको कहते कि ये समान आवर्ती का है। तो यहां देखिए चलता तो जा रहा है, चलता तो जा रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग भी है। उसमें कंडीशन थी शांत की और समान आवर्ती की, इसमें कंडीशन क्या है? संख्या का दशमलव प्रसार, संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या असमान आवर्ती का हो। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो अशांत या असमान आवर्ती का हो। अशांत या असमान आवर्ती का, अशांत का मतलब है जो टर्मिनेट ना हो, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, इस तरीके से डॉट 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 चलता जाए, और उसी के साथ साथ क्या हो? असमान आवर्ती। यहां वह लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। असमान आवर्ती यानी कि देखो रिपीटिशन तो हो रहा है लेकिन असमान है। 4 एक बार आ गया दूसरी बार भी आ रहा है, 4 एक बार आ गया दूसरी बार भी आ रहा है, लेकिन सेम पैटर्न में सेम ऑर्डर में नहीं आ रहा। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे रहा हूं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 5.76767676 और ये चलता जाएगा। तो आप ये देखिए 76767676, तो ये तो है आपकी परिमेय संख्या, क्योंकि यहां जो आवृत्ति है ना वो समान आवृत्ति है। यहां जो आवृत्ति है वो क्या है? समान। अगर यहां ये होता 5.7683759067893412 इस तरीके से ये चलता जाता। अब आप ये देखिए 7 के बाद 7 आ रहा है, फिर 7 के बाद 7 आ रहा है, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 7 दोबारा आएगा ही नहीं, आएगा भाई, लेकिन सेम पैटर्न में नहीं आएगा। देखिए यहां 6 आ गया, 6 से पहले 7 था और 8 था, यहां 6 आ गया, 6 के बाद 7 और पहले 0 है, तो सेम अंक यानी कि सेम डिजिट आएगी जरूर, लेकिन सेम पैटर्न में नहीं आएगी, सेम पैटर्न में नहीं आएगी। ये ऐसे जो प्रसार होते हैं, ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ये किसके होते हैं? अपरिमेय संख्याओं के, यानी कि इर्रेशनल नंबर के होते हैं। ठीक है ना। अब उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, पाई जो है वो परिमेय है या अपरिमेय? पाई जो है वो परिमेय है या अपरिमेय?
पाई इज रेशनल और इरेशनल। तो आप लोगों ने अभी तक जो मैथ्स में पढ़ा होगा कि पाई का मान होता है जी 22/7, पाई का मान होता है 22/7। अब आप कहोगे कि 22/7 जो है ये देखो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और यहां कंडीशन भी है कि Q की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो अगर 22/7 परिमेय है तो क्या पाई भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है, पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। अब आप कहोगे कैसे, तो आपका जो ये कैसे वाला क्वेश्चन है इसको मैं बिल्कुल सेटिस्फाई करता हूं। ध्यान से सुनिए, जो पाई का मान है ना वो आर्यभट्ट जी ने दिया था। किसने दिया था? आर्यभट्ट जी ने। आर्यभट्ट जी ने कैसे दिया था पाई का मान, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। आर्यभट्ट जी ने अलग अलग आकार के, अलग अलग व्यास के वृत्त लिए, बड़े छोटे, अलग अलग तरीके से बड़े छोटे कुछ सर्कल्स लिए और इनमें व्यास ड्रॉ किया। व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायामीटर, अंग्रेजों आपके लिए बोल रहा हूं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक ये जो इसकी कवरिंग है, जो इसकी बाउंड्री है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि और इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। इसकी परिधि में इसके व्यास का भाग दे दिया, परिधि में व्यास का भाग दे दिया। क्या किया? परिधि में व्यास का भाग दे दिया। देखो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का डबल, रेडियस का डबल। तो डबल ऑफ रेडियस 2r, तो 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, आपके पास क्या बच गया? पाई। तो ये पाई जो है आर्यभट्ट ने कैसे खोज करी इसकी, कैसे इसकी डिस्कवरी की? उन्होंने अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के सर्कल्स लिए और उनकी पहले सरकमफेरेंस यानी कि परिधि को मेजर किया, उसको नाप लिया, फिर उसके व्यास को नाप लिया, फिर दोनों का भाग दिया। हर प्रकार के वृत्त में, हर आकार के वृत्त में हर बार जो मान आया वो लगभग 3.142 इस तरीके से आया। लेकिन ये मान कोई फिक्स नहीं था, ये मान कोई फिक्स नहीं था। पाई नहीं आया पहले ये मान आया था 3.142, ठीक है ना। ये इस तरीके से मान आया और यहां देखिए मैंने डॉट 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 लगाया है और ये लगातार चलता जाता है और इसमें कोई सेम ऑर्डर की रिपीटिशन भी नहीं होती, सेम पैटर्न में कोई रिपीटिशन भी नहीं होती। जब आर्यभट्ट जी ने परिधियों को नापा और व्यास को नापा, उनका भाग दिया, तो हर बार ऐसी कोई संख्या, फिक्स्ड संख्या जो लगातार चलती ही जाती है, इस तरीके से आंसर आया। तो इस संख्या का नाम दे दिया आर्यभट्ट जी ने पाई। इस संख्या का, इस नंबर का जो नेम दिया वो आर्यभट्ट जी ने क्या दिया? पाई नाम दे दिया। और आप ये देख सकते हो कि यहां डॉट 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 चलता जा रहा है, ये कोई पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि एक प्रॉपर नंबर नहीं है, क्योंकि ये लगातार चलता ही जा रहा है। और आप यहां देख सकते हो कि इसकी कोई आवृत्ति भी नहीं है सेम, ठीक है ना, सेम ऑर्डर में रिपीटिशन नहीं होगा। 3.412 के बाद 142 के बाद अलग अलग नंबर आते रहेंगे और सेम ऑर्डर में भी नहीं आएंगे, इसलिए ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसका जो मान है वो लगभग 22/7 के बराबर है। ये ध्यान रखना, लगभग मान है। तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मैं आपको क्लियर कट एक बता दूं कि जो 22/7 है वो तो है बच्चों परिमेय। अगर आपसे पाई पूछ लिया जाए या 3.142 इस तरीके से ये पूछ लिया जाए, ये दोनों जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ये दोनों क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो आपके पास ये पाई की जो वैल्यू है इसका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, आपको ये बात भी पता चल गई होगी कि ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल पूरे नहीं निकलते, यानी कि प्राइम नंबर जो होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर उनके ऊपर वर्गमूल आ जाए तो वो सारे नंबर भी क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो अभी हमने डिटेल पढ़ ली है रेशनल नंबर की और इर्रेशनल नंबर की।